मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक जनपत्र दीपिका पुस्तक से संबंधित आज हम कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे, जो पाठ्यक्रम से संबंधित भी है और आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने यह कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय आपके पुस्तक से, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय हमने तैयार किया है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी एक बिंदुओं पर चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करने वाले हैं कि राशि स्वामी क्या क्या होते हैं, किन राशि के कौन कौन से स्वामी होते हैं। आपको बस लघु प्रश्नोत्तर ये पूछा जा सकता है कि राशि स्वामी, तो हम लोग जानते हैं मेष और वृश्चिक जो राशि है उनके स्वामी हैं मंगल। मेष और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। हम आपको ये बता रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मेष, वृष, मिथुन, फिर कर्क का एक क्रमबद्ध से 12 का भी नाम हम लोग लिख के स्वामी का नाम लिख सकते हैं। और अगर हम इस तरह भी लिखें तो ये भी आपका सही होगा, दोनों स्तर से सही होगा। तो आपको इसमें से जैसे अच्छा लगे आप वैसे बनाइएगा। मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। वृष और तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। मिथुन और कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। धनु और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। ये आपको हमने 12 राशि के राशियों के स्वामी के नाम के बारे में हमने आपको जानकारी दी। हम लोग इसको क्रमबद्ध तरीके से भी ले सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी आपको बुध, कर्क राशि के स्वामी चंद्र, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, फिर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, तुला राशि के स्वामी शुक्र, कन्या राशि के स्वामी बुध, और फिर आपको धनु राशि के स्वामी आपको बृहस्पति, मीन राशि के आपके स्वामी बृहस्पति, मकर राशि के शनि। मतलब इस तरह हम लोग अगर एक एक करके भी निकालें तो क्रमबद्ध तरीके से मैं पहले 12 राशियों का नाम लिख लें। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन। इस तरह अगर हम लोग लिख लेते हैं और फिर उसके बाद अगर हम लोग राशि का नाम लिखते तो वो भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेष वृष राशि का स्वामी मंगल, वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन कन्या राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्र, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि। तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपको हमने एक बिंदु पे चर्चा की। अब हम लोग आगे जो दूसरा लघु प्रश्नोत्तरीय प्रश्न है उस पर बात करते हैं। सप्तमांश क्या होता है? सप्तमांश जो होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि वो क्या होता है। विषम संख्या जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियों में उसी राशि के सम संख्या, मतलब 1, 3 विषम संख्या में राशियों में उसी राशि के सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियों में उससे सप्तम राशि में सप्तमांश की गणना किया जाता है। मतलब जो भी आपका राशि होगा विषम संख्या में राशियों में उसी संख्या से सम संख्या, जैसे आपको मैंने बता दी, राशियों में उसके सप्तम राशि के सप्तमांश की गणना की जाती है।
ये आपको सप्तमांश के बारे में हमने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं नवमांश की बात में। जो नवमांश क्या होता है? जन्मपत्र दीपिका के अनुसार मेषादियों राशियों में क्रम से, जो क्रम होता है एक क्रमबद्ध तरीके से, मेष, उसके बाद फिर आपको वो क्रम तरीका से आप मेषादियों राशियों के क्रम संख्या में, जैसे मेष, कर्क, तुला और कर्क, इन राशियों से 3 अंश 2 कला, 3 अंश 2 कला, एक नवांश होते हैं। मतलब अगर 3 अंश 2 कला को जोड़ेंगे तो 12 राशि का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा, नवांश होता है। ऐसा होरा शास्त्र के अनुसार है। मतलब ये जो दिया गया है, जो मैंने आपको बताया कि एक राशि का जो अंश होता है वो 3 अंश 2 कला होता है। एक राशि का अंश 3 अंश 2 कला होती हैं और एक नवांश होते हैं, एक नवांश होते हैं। ऐसा होरा शास्त्र में ये कहा गया है। उसके आधार पे हमने ये नवांश के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी दी। अब दशामांश के बारे में जानते हैं कि दशामांश क्या है। विषम राशियों में उसी राशि के, मतलब विषम राशि में उसी राशि से और सम राशियों के उसके नवम राशि से जो दशांश की गणना की जाती है वही आपको दशांश होता है। और दशांश 3 अंश का होता है। दशांश जो होता है वो 3 अंश का होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं द्वादशांश के बारे में। द्वादशांश का जो होता है, इसका जो श्लोक दिया गया है, द्वादशांश दीप्तय स्तन चंद्रा शिव सानुग, अर्थात प्रत्येक राशि में उसी राशि से द्वादशांश की गणना होती है। प्रत्येक द्वादशांश 2 अंश 30 अंश आदि का 2.3 अंश आदि का होता है। ये आपको द्वादशांश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम आगे जो लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करने वाले हैं वो 12 भाव साधन पे। जो 12 भाव साधन क्या है, इस पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जो आपका लघु प्रश्नोत्तरीय है। चतुर्थ भाग में लग्न को घटाने पर जो शेष बचे, चतुर्थ भाग में लग्न को घटाने से जो शेष बचे, उसमें 6 से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त होता है, अंशादि, वही लब्धि जो अंशादि बचे उसको लग्न में जोड़ देने से लग्न संधि होती है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, चतुर्थ भाव में लग्न को घटाने पर जो शेष बचता है और उसमें 6 से भाग देने के बाद जो लब्ध अंशादि बचे उसको लग्न में जोड़ देने से, जब जोड़ देते हैं तो वो लग्न संधि बन जाता है, वो लग्न संधि होता है। एवं षष्ठांश को तनु संधि में जोड़ने से द्वितीय भाव के में फिर षष्ठांग को जोड़ने पर द्वितीय भाव का संधि होता है। इसी क्रम को अगर हम लोग षष्ठांग में जोड़ने से तीसरा भाव अगर हो तो फिर इसी षष्ठांग को एक राशि में घटाकर 3 भाव प्राप्त होता है। तो ये जो क्रमबद्ध तरीका है, षष्ठांग के एक राशि को घटाकर जो शेष बचे उससे चतुर्थ भाव को क्रम से जोड़ने से जो आता है वो आपका संधि होता है। तो ये एक 12 भाव निकालने का विधि है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में था। हम इस प्रकार संधि सहित 3 भाव प्राप्त हुआ। मतलब हमने जो अभी आपको 3 भाव के बारे में बताया, किस तरह 3 भाव हमने प्राप्त हुआ। इन्हीं 6 भावों में 6 राशियाँ जोड़ देने से, इन्हीं 3 भाव में 6 राशियाँ जोड़ देने से सप्तम भाव से लेकर द्वादश अर्थात आगे के सभी 6 भाव प्राप्त हो जाते हैं। एक क्रमबद्ध तरीका था जो मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। इसके आधार पर इस प्रकार हम 12 भाव बना सकते हैं।
उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझने की बात करें तो चतुर्थ भाव 5.10 अंश 15 कला 16 विकला ये है। अगर इसमें लग्न जो होता है, लग्न है 2.21 अंश 41 कला 10 विकला को घटा दें और शेष को 6 से भाग दे दें, तो जब हम लोग इसको इस पूरे मैथमेटिकल प्रक्रिया को करते हैं तो वो क्या निकलता है, 13 अंश 15 कला और 41 विकला, ये मेरा निकलता है। और यही आपका षष्ठांश हुआ। इसे जब हम लोग जोड़ने में 12 से भाग मतलब षष्ठांग भाव मेरा निकल गया। षष्ठांग भाव कैसा हो गया मेरा, 13 अंश 15 कला और 41 विकला। इसे जोड़ने से 12वां भाव बन जाता है। मतलब इसको अगर हम लोग फिर लग्न में जोड़ देंगे तो वो आपका 12वां भाव निकल जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल बिंदु थी जिसपे के बारे में मैंने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया, जो हम लोग समझ सकते थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे लघु प्रश्नोत्तरीय पर। विश्वस्तरी दशा गणना, मतलब विश्वस्तरी दशा गणना क्या होती है उसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ करके हम लोग अभी कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ करते हैं और आरंभ करके नव नक्षत्र 3 की आकृति में गिनने पर क्रम से अगर हम लोग इस आधार पे अगर करते हैं तो वो जो मेरा क्रम होता है, ग्रह का नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इसकी महादशा होती है। किसकी किसकी? सूर्य। अगर ये हम लोग इस कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ करके नव नक्षत्र 3 आवृत्ति में गिनने पर अगर गिनते हैं तो उसमें ये क्रम होगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु और शुक्र, ये महादशा होती है। अब हम बताते हैं क्रमबद्ध तरीके से किस किस ग्रह में कितने वर्ष की महादशा होती है। तो सूर्य में 6 वर्ष की महादशा चलती है, राहु में 18 वर्ष, बुध में 17 वर्ष, चंद्र में 10 वर्ष, गुरु में 16 वर्ष, केतु में 7 वर्ष, मंगल में 7 वर्ष, शनि में 19 वर्ष और एवं शुक्र में 20 वर्ष। ये इतनी महादशा चलती है इन ग्रहों पे। तो इसके आधार पे हम लोग जब गणना करते हैं, निकालते हैं, तो हम लोग जिस भी जातक का निकालते हैं ये उसका एक आधार है। इसी आधार के आधार पे हम लोग वर्ष किस जातक में कितने दिन तक किस ग्रह का दशा वर्ष चलेगा उसकी गणना हम लोग इसके वर्ष के आधार से निकालते हैं और उसी के आधार पे हम लोग जोड़ के बताने का प्रयास करते हैं कि किस जातक में अभी कौन सा वर्तमान में कौन सी ग्रह दशा चल रही है इत्यादि। इनके अलावा भी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस पर कि हम लोग चर्चा करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद इस आधार पे हम लोग तैयार करते हैं। तो मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दी कि विश्वस्तरी दशा जो गणना होती है वो कितने कितने वर्ष की होती है, ये हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्थानीय समय मतलब ज्ञान करने के लिए हम लोग को किन किन बातों पे ध्यान देना होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्थानीय समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये भी लघु प्रश्नोत्तरीय है, स्थानीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तिथि, नक्षत्र, योग का मान, दिनमान, इष्टकाल और स्पष्ट ग्रह को जानने के लिए देशांतर सारणी से, क्रांति सारणी और चर सारणी की सहायता से जिस स्थान का शुद्ध समय निकाला जा सकता है। मतलब ये कुछ चीज़ है जिसके आधार पे ही हम लोग स्थानीय समय निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तिथि चाहिए, नक्षत्र चाहिए, योग का मान चाहिए, दिनमान चाहिए, इष्टकाल चाहिए, स्पष्ट सुग्रह को जानने के लिए देशांतर सारणी चाहिए इत्यादि बहुत बिंदुओं पे ये सब आपके पास अगर हो तो आप लोग उसका स्थानीय मान सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हमने आज आपको संक्षिप्त और लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा की। इसी तरह हम फिर आगे प्रयास करेंगे कि इसमें जो कुछ और महत्वपूर्ण और लघु प्रश्नोत्तरीय है उस पर हम आगे आपको बताएं ताकि आपके परीक्षा को लिए उपयोगी हो और आपके ज्ञान के लिए भी उपयोगी हो और आपके साथ साथ आपका पाठ्यक्रम भी पूरा हो रहा है। पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग कवर कर पा रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनें, अध्ययन करें और लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।